जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग का टॉपिक है बायोलॉजी में हम लोग देखेंगे ब्लड के बारे में मेनली आज देखेंगे। तो हम लोग का टॉपिक है आज ब्लड यानी रक्त। तो ब्लड का रंग तो कैसा होता है आप लोगों को पता है, लाल होता है, ठीक है। किसी किसी का सफ़ेद भी हो सकता है। तो आज हम लोग मेनली ब्लड के ऊपर फोकस करते हैं। तो मेनली आज हम लोग जानेंगे कि ब्लड किस चीज़ से बना है और ब्लड का कार्य क्या है। अब ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है या बोन मैरो में होता है, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, कार्पल्स क्या है, इन सारा चीज़ों का आज यहाँ डिस्कस किया जाएगा। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और सारा चीज़ जितना क्वेश्चन आया हुआ है वो सारा चीज़ कवर किया गया है, इसी सब में कवर किया गया है सारा में। तो हम लोग देखते हैं ब्लड क्या है। तो अगर पूछा जाए कि ब्लड क्या है तो आप लोग झट से बता दीजिएगा कि ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है, ठीक है। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है और एक संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान 7.4 है, जो कि क्षार है। जिसका पीएच मान 7.4 है यानी क्षारीय है, यानी जो न्यूट्रल से ऊपर हो जाता है, यानी 7.7 से ऊपर हो गया यानी क्षार हो गया। तो 7.4 है ब्लड का पीएच मान। तो हम लोग का ब्लड जो है क्षारीय है। प्राकृतिक कोलाइड कहने का मतलब क्या? प्राकृतिक कोलाइड एक रासायनिक मिश्रण है। तो हम लोग का जो रासायनिक मिश्रण है, तो हम लोग मेनली जानते हैं कि ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड का पीएच मान 7 है और जो मेल में अमूमन मेल में एक एवरेज देखा गया है कि मेल में 5.5 लीटर ब्लड होता है, 5.5 लीटर होता है। और फीमेल में 5 लीटर होता है। और अमूमन फीमेल लोगों में जो ब्लड का ज़्यादातर ब्लड उन लोगों में हीमोग्लोबिन का कमी रहता है। तो हीमोग्लोबिन कम रहता है यानी ब्लड कम रहता है, आयरन का कमी हो जाता है यानी ब्लड का कमी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे। यानी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि जो ज़्यादातर महिलाओं में किस चीज़ का कमी पाया जाता है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा था। तो यानी हीमोग्लोबिन का ज़्यादातर कमी पाया जाता है महिलाओं में। तो हम लोग देखते हैं आगे कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। तो इसको देख लेते हैं। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है, ब्लड एक संयोजी ऊतक है, ब्लड का पीएच मान 7.4 है जो कि क्षारीय है। ब्लड क्षारीय होता है, मेल में 5.5 लीटर, फीमेल में 5 लीटर। संयोजी ऊतक को बता दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको एक शॉर्ट बता देते हैं कि संयोजी ऊतक क्या है। संयोजी ऊतक उसे कहते हैं यानी जो कनेक्टिंग टिश्यू जो हमारे पूरे बॉडी को जोड़ के रखा है, उन जो भी चीज़ हम लोग का बॉडी को जोड़ के रखा है उसको कनेक्टिंग टिश्यू बोलेंगे। इसके बाद कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। इसके बाद टिश्यू वाला जो टॉपिक आएगा, टिश्यू में सारा क्लियर कर दिया जाएगा कि कनेक्टिंग टिश्यू किसको किसको कहा जाता है। तो हम लोग अभी इतना ही जानते हैं कि हम ब्लड एक संयोजी ऊतक है। अब ब्लड का निर्माण देखते हैं, नीचे दिख रहा है, ठीक है। ब्लड का निर्माण बेसिकली होता कहाँ है? बड़ा झंझट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का निर्माण हम लोग का लीवर में और बोन मैरो में होता है। आप बोलिएगा कि लीवर में भाई कैसे होता है ब्लड का निर्माण? जब बच्चा भ्रूण यानी पेट में रहता है, ठीक है, उस समय उसका ब्लड का निर्माण लीवर के मेसोडर्म में होता है। लीवर का एक भाग है मेसोडर्म, उस मेसोडर्म में ब्लड का निर्माण होता है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, कहने का मतलब उसका हिस्ट पुस्ट यानी जो ब्लड बोन तैयार हो जाता है, उसका ब्लड निर्माण करने योग्य हो जाता है, उस समय से वो मतलब बोन मैरो में उसका ब्लड का निर्माण होता है। जैसे आप लोग मुर्गा खाए हैं ना, मुर्गा खाते हैं तो उसका लेग पीस वगैरह कभी चबा जाते हैं तो वहाँ से कुछ रेड निकलता है, उसको बहुत बढ़िया से आप लोग कर लेते हैं, एकदम खा जाते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली उसी तरह से हमारे यहाँ भी ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। तो उसी को बोन मैरो कहा जाता है। बोन मैरो आप कभी हड्डी को तोड़ के देखिएगा फाड़ के, तो उसमें दिखेगा जाली रहता है, तो वहीं मतलब ब्लड का निर्माण होता है। तो ब्लड का निर्माण दो जगह होता है, एक लीवर में और बोन मैरो में। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसका हड्डी तैयार हो जाता है, तो लीवर में बनना बंद हो जाता है, यानी लीवर में उसके बाद से नहीं बनता है। बेसिकली बोला जाता है कि जब बच्चा यानी पेट में रहता है, यानी भ्रूण में रहता है, तो उसका ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो उस समय एग्जाम में यानी ऑप्शन में दिया रहेगा सारा चीज़, तो उस समय आप टिक करिएगा मेसोडर्म को, या लीवर दिया रहेगा तो लीवर, या मेसोडर्म दिया रहेगा तो मेसोडर्म। तो ये हम लोग का लीवर
ब्लड का निर्माण हो गया लीवर और बोन मेरो। अब ब्लड यानी स्प्लीन कहाँ, स्प्लीन क्या चीज़ होता है? स्प्लीन वैसा जगह है जहाँ हम लोग का ब्लड इकट्ठा रहता है। हम लोग का स्प्लीन जो है आमाशय जो है पेनक्रियास के जस्ट बगल में इतना बड़ा सा रहता है हम लोग का क्या बोलते हैं स्प्लीन। वही स्प्लीन में हम लोग का ब्लड इकट्ठा रहता है और स्प्लीन को ही कब्र कहा जाता है। स्प्लीन को कब्र कहा जाता है, ग्रेवयार्ड कहा जाता है और ब्लड बैंक कहा जाता है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड और ब्लड बैंक कहा जाता है। तो ब्लड बैंक तो ठीक है कहा जाता है, लेकिन ग्रेवयार्ड क्यों कहा जाता है? ग्रेवयार्ड इसलिए कहा जाता है कि जैसे हम लोग का आरबीसी में उसका लाइसोजाइम नहीं है, ठीक है, तो लाइसोजाइम नहीं है जैसे ब्लड का 120 दिन का आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है, वो मर जाता है, तो उसको भी भक्षण करने का, वो डिज़ोल्व होने का तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। तो इसीलिए जो आरबीसी है वो जाके स्प्लीन में जाके मर जाता है और स्प्लीन का पास जो लाइसोसोम होता है उसके माध्यम से वो डिज़ोल्व हो जाता है, यानी आरबीसी नष्ट हो जाता है। तो मेनली उसका यही काम है, इसलिए उसको बोला जाता है ग्रेवयार्ड स्प्लीन को। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, बस इसलिए ग्रेवयार्ड बोला जाता है क्योंकि आरबीसी के पास लाइसोजाइम नहीं होता है, जिस कारण से लाइसोजाइम बोल दे रहे हैं, लाइसोसोम, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलते बोलते, लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम जो अपघटक एंजाइम छोड़ता है और कीटाणुओं को जो मरा हुआ चीज़ रहता है उसका भक्षण करता है। तो लाइसोसोम का बेसिकली बात कर रहे हैं, तो आरबीसी के पास नहीं होता है, इसलिए वो जाके ब्लड बैंक में जाके मर जाता है और इसीलिए उसको ग्रेवयार्ड बोला जाता है। नीचे देखिएगा, ठीक है, ये वाला हो गया हम लोग का ये ब्लड यानी स्प्लीन, ये स्प्लीन है। स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है और ग्रेवयार्ड। तो अब हम लोग आगे देखते हैं ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा। देखिए ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा एक एवरेज एक लेवल में होना चाहिए, थोड़ा सा मात्रा होना चाहिए ब्लड में। 200 ग्राम हम लोग का जो ब्लड में 200 ग्राम कोलेस्ट्रॉल का मात्रा होना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो वो हम लोग का क्या बोलते हैं ब्लॉकेज का कारण बन जाता है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से आदमी का मौत भी हो जाता है, हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है, उसको हम लोग देखेंगे हार्ट का चैप्टर में। तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम यानी डीएल, ठीक है, होना चाहिए। और ज़्यादातर महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। ये हो गया। अब ब्लड का कार्य देखते हैं। ब्लड मेनली करता क्या है? कभी कभी बोलते हैं ना कि बहुत गुस्सा आता है किसी को तो बोलता है उसका खून खौल रहा है बोलता है। तो ब्लड एक मायने अगर आप बोलिएगा तो एक तरह से सही है, खून खौलता है, यानी खौलता नहीं है, ठीक है, खून का जो गति है वो रिदम बढ़ जाता है। 120 का स्पीड से जाता है हार्ट, 120 का स्पीड से प्रेशर मारता है तो वो 120 का स्पीड बढ़ जाता है। और जो धमनी है हम लोग का, उसका जो घर्षण होता है उसके माध्यम से आदमी को गुस्सा भी आ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो हम लोग का तापमान, शरीर का तापमान भी उससे बढ़ जाता है। तो मेनली ब्लड का काम है कि तापमान का नियंत्रण करना, एक संतुलन बनाए रखना शरीर में, ठीक है। ब्लड का काम है तापमान का नियंत्रण करना। जितने भी पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए, जैसे आँख को जिस तरह से हम लोग का आँख को पोषक तत्वों का ज़रूरत होता है, तो क्लोराइड नस के माध्यम से अब ब्लड पहुंचाया जाता है रेटिना को। उसी तरह से ब्लड हमारे पूरे शरीर में पोषक तत्वों को पहुंचाता है कोशिका के माध्यम, हीमोग्लोबिन के माध्यम से। तो पोषक तत्वों का वर्गीकरण लिख दिए हैं, परिवहन होगा, परिवहन, ठीक है। अब O2 और CO2 का भी परिवहन करता है। ब्लड का काम है O2 और CO2 का परिवहन करना। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जिस कारण ब्लड का रंग यानी खून का रंग लाल होता है, और वही हीमोग्लोबिन हमारे फेफड़ा से हवा को लेके पूरे शरीर में फैला देता है, पूरे शरीर के कोशिकाओं में भेज देता है, और वहाँ से CO2 को उठा के ले आता है और फेफड़ा के माध्यम से बाहर निकाल देता है। तो ब्लड का काम क्या है? O2 और CO2 का परिवहन करना। अब ब्लड उत्सर्जी कार्य करता है। उत्सर्जी कार्य यानी CO2 को निकाल रहा है, CO2 को बाहर निकाल रहा है, तो ये उत्सर्जी कार्य भी, उत्सर्जी पदार्थ जितना भी उन सब चीज़ों का परिवहन करता है, तो ये उत्सर्जी पदार्थ का भी परिवहन करता है।
अब ब्लड देखते हैं, ब्लड किस चीज़ से बना है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है उसको देख लिया। अब ब्लड बना किससे है उस चीज़ को देखें। तो ब्लड दो चीज़ से बना हुआ है, उसके नीचे मेन पॉइंट है दो चीज़, उसके नीचे सब पॉइंट है। तो हम लोग देखते हैं मेन दो चीज़ है, ब्लड दो चीज़ से बना है, प्लाज्मा और कार्पल्स। प्लाज्मा और कार्पल्स बहुत ईजी है, प्लाज्मा और कार्पल्स। कार्पल्स को रुधिराणु बोला जाता है, ठीक है। अब प्लाज्मा और कार्पल्स से तो बना है, लेकिन प्लाज्मा किस चीज़ से बना है, प्लाज्मा में किस चीज़ का ज़्यादा मात्रा होता है। तो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पानी का मात्रा होता है, पानी 90% प्लाज्मा में पानी रहता है, इसीलिए पानी ज़्यादा पिया कीजिए। प्लाज्मा बना है वाटर से, सॉल्ट से बना है, ग्लूकोज से बना है। तो इन सभी चीज़ों से हम लोग का प्लाज्मा का निर्माण हुआ है। प्लाज्मा के अंदर रहता है फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा में रहता है, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इजी वे में बोलिएगा तो हो जाएगा। फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन। प्लाज्मा क्लियर हो गया। अब हम लोग का कार्पल्स आ गया, रुधिराणु। रुधिराणु में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। तो हम लोग एक एक करके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा के बारे में और कार्पल्स के बारे में और फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन सारा चीज़ के बारे में एक एक डिटेल से देखते हैं, ताकि हम लोग का जो एग्ज़ाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन एक भी ना छूटे। तो अब मेनली देखते हैं हम लोग ब्लड किस चीज़ से बना है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, उसके अंदर में क्या है उन सारा चीज़ों को अभी हम लोग जानेंगे। तो ब्लड बना है प्लाज्मा और कार्पल्स से। तो प्लाज्मा किस चीज़ से बना है, प्लाज्मा वाटर से बना है, सॉल्ट से बना है, प्रोटीन से बना है और ग्लूकोज से। तो इस प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा किसका रहता है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा वाटर का रहता है। 90% प्लाज्मा वाटर से बना हुआ रहता है, इसलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अगर खून का कमी हो गया है तो ज़्यादातर पानी को एकदम पी जाइए। तो प्रोटीन 7% होता है ब्लड जो प्लाज्मा में 7% प्रोटीन का मात्रा होता है। 0.9% हम लोग का सॉल्ट रहता है, यानी नमक, लवण, ठीक है। 0.9% सॉल्ट रहता है और 0.1% हम लोग का ग्लूकोज का मात्रा रहता है प्लाज्मा में। अब प्लाज्मा में हम लोग का हो गया ग्लूकोज, सॉल्ट और वाटर और हम लोग का प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन का मात्रा। ये हम लोग का प्लाज्मा में 4 चीज़ों से बना है, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है कहने का मतलब प्लाज्मा में कितने प्रकार में बांटा गया है। तो प्लाज्मा में 2 चीज़ फेमस है, एक फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन का काम क्या है, फाइब्रिनोजन मेनली बीमारियों को चेक करने के लिए फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाता है, ब्लड से फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाता है। और जो हम लोग का प्रोथ्रोम्बिन है वो ब्लड को थक्का करने में मदद करता है। जब हम लोग क्लोटिंग ऑफ ब्लड देखेंगे तो प्रोथ्रोम्बिन का क्या रोल है उसको भी देखेंगे। मेनली अभी जानते हैं कि प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन रहता है। फाइब्रिनोजन जो जो हम लोग का फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन का प्रकार है, ठीक है। प्रोटीन का अवयव या प्रकार है या अंश है, ये कुछ भी आप बोल सकते हैं, यानी एक प्रोटीन ही है। तो जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन हम लोग का जैसे प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा है, ठीक है। यहाँ प्लाज्मा भरा हुआ है, यहाँ मान लीजिए प्लाज्मा भरा हुआ है और इस प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाता है। तो बाकी बचा जो प्लाज्मा होता है उसका रंग हल्का पीला हो जाता है, ठीक है, हल्का पीला हो जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो प्लाज्मा का रंग पीला होता है, हल्का पीला या पीला दिया रहेगा। तो आप लोग टिक कर दीजिएगा कि प्लाज्मा का रंग पीला होता है। कब होता है पीला, जब फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाता है। देखिए हम लोग का ये फाइब्रिनोजन वाला है, यह प्रोटीन का एक प्रकार है और ब्लड से फाइब्रिनोजन निकाल दिया जाए तो ब्लड का रंग हल्का पीला हो जाता है, प्लाज्मा का रंग पीला होता है। इसलिए यहाँ लिख दिए हम, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। अब हम लोग देखते हैं मेनली प्रोथ्रोम्बिन हम लोग का ब्लड को थक्का करने का काम करता है और इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं करता है और प्रोटीन का एक प्रकार है। अब हम लोग का एक पूछा जाता है कि सीरम क्या है, कभी भी बोला जाता है कि सीरम के माध्यम से टेस्ट किया जा रहा है। तो देखिए सीरम क्या है, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा से प्रोटीन को हटा दिया जाता है।
जो प्लाज्मा है, यहाँ मान लीजिए यहाँ प्लाज्मा है, यहाँ से प्रोटीन का मात्रा को 7% जो प्लाज्मा में प्रोटीन है 7%, तो 7% प्लाज्मा को निकाल के फेंक दिया गया, ठीक है। अब जो बचा है, जो शेष प्लाज्मा यहाँ बचा है, उसको सीरम बोलते हैं, और इसी के माध्यम से बीमारियों का चेक किया जाता है। प्रोटीन को हटा के बीमारियों का चेक किया जाता है, जिससे मतलब उसका रिजल्ट अच्छा आता है चेकअप का, इसलिए उससे प्रोटीन को हटा दिया जाता है, तो उसको सीरम कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं आरबीसी के बारे में, यानी कार्पल्स का। कार्पल्स के अंदर 3 चीज़ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, या रेड ब्लड कार्पल्स दिया। सेल अगर नहीं दिया है, अगर फुल फॉर्म अगर आरबीसी का, ये कंफ्यूज करता है फुल फॉर्म, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, और रेड ब्लड सेल नहीं दिया रहेगा, रेड ब्लड कार्पल्स दिया है, तो रेड ब्लड कार्पल्स को ही ठीक करिएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी हमारे ब्लड में आरबीसी का संख्या 50 लाख होता है, ठीक है, 50 लाख, और इसका जीवन काल 120 दिन होता है। हम लोग का जो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, और यही आरबीसी हम लोग का जो कार्पल्स यानी रुधिराणु का 95% हम लोग का आरबीसी होता है। यानी पूरे कार्पल्स अगर 100% है तो 95% हम लोग का आरबीसी होता है। आरबीसी के पास अपना केंद्रक नहीं है, आरबीसी स्प्लीन में जाके अपना प्राण त्यागता है, ठीक है, वहीं जाके नष्ट होता है, या हम लोग का स्प्लीन खींच लेता है अगर आरबीसी मरता है तो हम लोग का आरबीसी के पास अपना लाइसोसोम नहीं होता है। आरबीसी का संख्या 50 लाख होता है, जीवन काल 120 दिन है, और इसका आकार गोल होता है इस तरह से। लाइसोसोम नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी स्प्लीन में नष्ट हो जाता है, रुधिराणु का 95% होता है, आरबीसी की कमी से एनीमिया होता है। आरबीसी की कमी से एनीमिया होता है। आरबीसी का कमी, आरबीसी को बोल रहे हैं हीमोग्लोबिन का कमी, आयरन का कमी, यानी ब्लड का कमी हो गया है। तो हम लोग देखेंगे कि एनीमिया वगैरह बीमारी किस तरह से होता है, इन सारा चीज़ को हम लोग डिजीज चैप्टर में कवर करेंगे। जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उस चीज़ के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे कि आरबीसी पढ़ रहे हैं तो आरबीसी में केवल ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके आगे देखते हैं डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है। तो अब हम लोग डब्ल्यूबीसी को देखते हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल मतलब 4 दिन होता है, यानी डब्ल्यूबीसी का हम लोग का ब्लड में 10,000 संख्या होता है, 10,000 डब्ल्यूबीसी का संख्या होता है, और 4 दिन उसका जीवन काल होता है। 4 दिन में अमूमन डब्ल्यूबीसी हम लोग का चेंज होते रहता है। डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम है, आरबीसी का भी टेक्निकल नाम है, डब्ल्यूबीसी का भी टेक्निकल नाम है, और हम लोग का प्लेटलेट्स का भी टेक्निकल नाम है, ठीक है। तो हम लोग का डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम है ल्यूकोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट आरबीसी का है, आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का है। तो हम लोग का डब्ल्यूबीसी का संख्या 10,000 होता है, और 4 दिन जीवन काल होता है। डब्ल्यूबीसी एक मात्रा है, उसका केंद्रक पाया जाता है, यानी डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। अब किस तरह से मेंटेन करता है, तो हम लोग का जो डब्ल्यूबीसी है उसमें एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट पाया जाता है। ये मेनली इसको प्रकार में रखा गया है कि डब्ल्यूबीसी का कितना प्रकार है, यानी किस तरह से काम करता है, उसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो ये हम लोग का 3 कैटेगराइज किया गया है, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये तीनों आपस में परस्पर संबंधित रहते हैं। ये तीनों आपस में इन लोगों में वाद विवाद होता है। तो किस तरह से वाद विवाद होता है एंटीबॉडी लिम्फोसाइट में देखते हैं, ठीक है। ये कहने के लिए बस केवल है। देखिए अब डब्ल्यूबीसी का प्रकार, एंटीबॉडी यानी एंटीबॉडी बीएसएफ का काम करता है, बीएसएफ जैसे, ठीक है। जैसे बीएसएफ के जो जवान होते हैं, अगर कोई दुश्मन अगर बॉर्डर क्रॉस करता है या ट्राई भी करता है तो उसको गोली से उड़ा दिया जाता है, ठीक है, या भून दिया जाता है। तो उसी तरह से हम लोग का एंटीबॉडी का काम है। अगर हमारे शरीर में किसी तरह का, अगर हम लोग का ब्लड में किसी तरह का अगर जीवाणु या कीटाणु प्रवेश करता है तो एंटीबॉडी एकदम बीएसएफ के जैसे एकदम तेज रहता है, एकदम उसमें आक्रमण ही कर देता है कीटाणुओं में और उसको मार डालता है। और यदि हम लोग का एंटीबॉडी अगर किसी कारणवश अगर कमज़ोर पड़ जाता है
उसके सामने, कीटाणुओं के सामने मारने नहीं सकता है, तो ये लिम्फोसाइट को बुलाता है। लिम्फोसाइट को बुलाया, लिम्फोसाइट को टी सेल बोला जाता है। अब लिम्फोसाइट सबसे पावरफुल होता है। लिम्फोसाइट आएगा उसको एकदम तोप से उड़ा देगा, तोप का काम करता है, तोप से उड़ा देगा सारा कीटाणुओं को, ठीक है। तो लिम्फोसाइट का मेनली वही काम है। उसके बाद आता है हम लोग का मोनोसाइट। अब लिम्फोसाइट तो मार दिया है उसको, अब मोनोसाइट रहता है भूखा। मोनोसाइट को बुलाया जाता है, कौन बुलाता है? लिम्फोसाइट मोनोसाइट को बुलाएगा, यानी मोनोसाइट आएगा और उसको जो भी मरा हुआ है वो कीटाणुओं को खा जाएगा, ठीक है। खाने का मतलब भक्षण करना, ठीक है, उसको डिसॉल्व कर देगा आके। जल अपघटक एंजाइम छोड़ता है और सारा चीज़ को नष्ट कर देता है, ठीक है। और नीचे देख लीजिए